इसके कवि हैं अनुराग वर्मा, अनुराग शर्मा नहीं, हाँ अनुराग वर्मा। गांव शहर नॉट डन, तो सब लोग तो यही बोल रहे हैं अमृता, मैं क्या करूं? मधुबन स्टार्ट करो। अभी आ रही है? वॉइस क्लियर है? मेरा गला बैठा हुआ है। ओनली 2 पैराग्राफ डन। ओ माय गॉड, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा ही तेज चल रहा है चैनल अपना। तो फिर ठीक है, चलो पहले गांव शहर कंप्लीट करते हैं, फिर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेट 1 सेकेंड। गांव शहर इतनी अच्छी कविता है, इसको बिना पूरा पढ़े तो मजा ही नहीं आने वाला है। टुकुर टुकुर। हम्म। ओके ठीक है रिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड पैराग्राफ डन है ना अमृता? ओके, मैं सेकंड पैराग्राफ, अब खाली मुझे हाँ या ना में बता देना। देखो, गांव शहर, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, प्रदीप शुक्ल है, ये हो गया था, ये हो गया था, राइट? यहां से पढ़ाना स्टार्ट करना था, राइट? सही है, थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अभी मैसेज करना बंद करो, जहां पे डाउट आएगा वहीं पे मैसेज करना। तो कवि प्रदीप शुक्ल जी इस कविता में गांव और शहर की तुलना करते हुए गांव का दर्द बताया है। लेकिन देखो वक्त कैसे बदलता है, कि एक वक्त था कि कवि को ये मौका मिला कि जिस तरह से गांव से लोग शहरों की तरफ भागे चले आ रहे थे, शहरों में भीड़, बेरोजगारी, समस्याएं, रहने की समस्या, खाने की समस्या वगैरह वगैरह। वहीं आज देखो, आज शहर खाली हो गया है, गांव में फिर अपने वतन को फिर से सब लौट आए हैं, और आज मुश्किल वक्त में गांव ही काम आ रहा है। सही बोल रहा हूँ कि गलत? लोग गांव की तरफ क्यों भाग रहे हैं? बीमारी से बचने के लिए। शहरों में भीड़ ज्यादा है, लोग वहां पर ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और ज्यादा करके हम सब ने देखा था कि किस तरह से लोग मुंबई से पलायन कर रहे थे, किस तरह से पैदल, गाड़ी से, ट्रक से, जैसे जो मिल रहा था वैसे भाग रहे थे सब। हमने वो वक्त भी देखा कि गांव सबको याद आया और सब गांव की तरफ भागने लगे। आज गांव की हर एक चीज उन्हें अच्छी लगती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, कहते हैं कि मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। ओहो, ओहो। कहना क्या चाहते हैं कि आज गांव से जो भागकर शहरों में कमाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ सपने लेकर गए, शहरों में जाने के बाद उनकी हालत इतनी बदतर हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई है कि परमेश्वर जैसे एक गांव के देहाती, एक गांव के व्यक्ति को, उसे मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारनी पड़ रही। रात गुजारना मतलब
रात को सोना, रात को खंबे के नीचे सोना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास सोने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इस बात को समझाते हुए कवि प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं कि दीदा फाड़े शहर देखता, शहर आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से देख रहे, ये क्या हो रहा है, शहरों में ही सारी भीड़ क्यों चली आ रही है। और उसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत में अगर देखें तो गांव देखता टुकुर टुकुर। गांव उम्मीद भरी नजरों से निहार रहा है कि हमारे अपने जो गांव छोड़कर चले गए हैं वो कब आएंगे लौटकर, कब हमारे घर लौट कर आएंगे। वो उम्मीद भरी नजरों से निहार रहा है। कौन? गांव उम्मीद लगाए बैठा है कि लोग आए, और शहर आश्चर्य से देख रहा है कि लोगों के अंदर क्या हो गया है कि सारी भीड़ शहर में आ गई है। क्या उनको गांव पर से उनका भरोसा उठ गया है? क्या उनको उम्मीद नहीं रही अपने गांव पर? ये समस्या बताई जा रही है। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। गांव से लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं, पर उनके पास रहने को जगह नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंबे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। दोनों आश्चर्यचकित है, क्या हो रहा है, सब गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, ये क्या हो रहा है, शहर में सारी भीड़ क्यों चली आ रही है। दोनों आश्चर्यचकित हैं, है ना। आगे देखते हैं। यहां तक समझा सबको? कुछ पूछना है किसी को? फटाफट मैसेज करके बताओ। दर्शन सर, 7:45 तक है ना लेक्चर? हेलो, हाँ सर। सर 45 तक है ना? यस 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 सर। गुड, नो डाउट, क्या बात है। अब आगे देखते हैं। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर, इंतजार कर रहा है। इन 4-5 लाइनों में कवि प्रदीप शुक्ल जी कहते हैं, इधर, इधर मतलब यहाँ शहर में सारा आलम, सारा माहौल ऐसा है कि आंख खुली बस दौड़ रहा है। मतलब सुबह हुई नहीं कि देख रहे हैं शहर काम पे लगा पड़ा हुआ है। और वहां, वहां कहा? गांव में रेडियो पर स्टेशन, गांव थोड़ा पिछड़ा है, यहाँ की तरह शहर की तरह एक्टिव नहीं है, लोग इतनी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। वहां तो वही रेडियो है, टीवी भी नहीं है। तो रेडियो पर 7 बजे से स्टेशन चालू होते हैं, और फिर पहले 15 मिनट समाचार आता है, फिर रामायण आता है, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, रंगोली आती है, मतलब गीतों का एक पिटारा आता है। तो ये चीजें सुनने के लिए रेडियो स्टेशन का इंतजार कर रहा है कि कैसे फ्रीक्वेंसी पकड़े, स्टेशन चालू हो, तब कुछ सुनने को मिले। यहाँ सुबह हुई नहीं कि रात से ही भाग दौड़ मची हुई है, जैसे लगता है कि मुंबई जैसे शहर में रात होती ही नहीं है। तो रामदीन जोह रहा है, जोहना मतलब इंतजार करना, इंतजार कर रहा है। कौन? रामदीन नामक एक व्यक्ति किस बात का इंतजार कर रहा है? रेडियो स्टेशन के चालू होने का। उनकी बात सुनी है जब से, मतलब रामदीन ने रेडियो पर उनकी, मतलब शहर की घटनाओं की बात जब से सुनी है, दिल करता है धुकुर पुकुर। धुकुर पुकुर मतलब घबराना, दिल का घबरा जाना, दिल का अधिक धड़कना।
दिल घबरा रहा है जब से शहरों में होने वाले दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े के बारे में सुना है। दिल घबरा रहा है कि पता नहीं शहर में क्या चल रहा है। हाँ, गांव से जाने वाले लोग कैसे हैं, सब ठीक तो हैं। अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि कुछ लोग अपने गांव को जा रहे थे और औरंगाबाद से, तो वहां पर वो ट्रेन के ट्रैक पे चल रहे थे और ट्रेन आई, लगभग 9 लोग कट गए। वो अपने गांव को जा रहे थे जिंदा, और पहुंची उनकी लाश। तो लोग डरते हैं कि शहर में हैं, अनजान शहर में हैं, अकेले हैं, पता नहीं कैसी जिंदगी है, लोग सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे। ये सब बातों का डर लगा रहता है और इन सब बातों से दिल घबराते रहता है। क्लियर? कोई डाउट? कम ऑन, कोई डाउट? भावार्थ देखते हैं। इसमें मीनिंग कुछ ज्यादा नहीं है। आलम मतलब दृश्य, नजारा, आंख खुलना, सुबह होना या उठ जाना। प्रतीक्षा करना नहीं होता है आंख खुलना। आंख खुलना मतलब उठ जाना है, सुबह होना। मुहावरा आंख खुलना मतलब, अरे बाप रे, जगे रहना। हाँ, ये सही है, आंख खुलना, जगे रहना। ओके कौस्तुभ, और किसी को डाउट है? जो हो रहा है मतलब इंतजार कर रहा है। अरे एक ही चीज के, धुकुर पुकुर मतलब घबराहट। ओके 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 ओके, सिमर, ओके ठीक है। भावार्थ भी देख लेते हैं इसका। दूसरी ओर शहरों का यह आलम है, ये नजारा है कि आंख खुलते ही आंख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। कोई 4 बजे निकल रहा है, कोई 3 बजे निकल रहा है, सब्जी मंडी में कोई रात को 2 बजे ही निकल रहा है। वहां दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती। कहाँ? शहरों में। लेकिन वहीं गांव की बात, कहते हैं रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है, शहर में रहने वाले गांव के लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। इस खबर का वो इंतजार कर रहा है। क्लियर? सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया, देखो गांव के ऐसे नाम हैं कुछ, जैसे इसके पहले भी 2 नाम दिया है, रामदीन, ठीक है। फिर और उसके पहले भी मेट्रो के पुल के नीचे वहां भी एक नाम दिया, और फिर यहाँ पर एक औरत का नाम दिया, सुरसतिया। तो सुरसतिया के दोनों लड़के, दोनों बेटे, सूरत गुजरात में है, सबको पता है। गए, किस लिए गए? कमाने के लिए गए। सरस्वती एक नाम। और फिर कहते हैं गिल्ली, गिल्ली मतलब गिलहरी, हाँ, स्क्वेरल। घमाने लगी मतलब धूप लेने लगी, धूप सेक रही है। क्यों धूप सेक रही है भाई? कि सुरसतिया के गांव में जो खेत है, जमीन है, उसमें खेती हुई है, फसल तैयार है, लेकिन उसके दोनों बच्चे, जिसको अपने खेतों में काम करना चाहिए था, वो सूरत चले गए कमाने के लिए। अब वही गेहूं के खेत में जहां पर फसलों को कटना चाहिए, अनाज घर में आना चाहिए था, अब गिलहरी खेतों में एक एक बाली की पेड़ को काट रही है, और वहां पे वो आराम से धूप में ऐश कर रही है, दाने उठा उठा के लेके जा रही है, खा रही है,
मतलब फसलों का नुकसान हो रहा है और दोनों बच्चे कमाने गए हैं। मतलब जो हमारे पास बना हुआ है, प्रॉपर्टी है, हमारी जो मेहनत का फल है, हम उस पर कम विश्वास कर रहे हैं और शहर भागकर पता नहीं कितना ज़्यादा कमा लेने की चाहत में हम दिन-रात वहाँ मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों की कद्र नहीं करते हैं। जो गाँव में है, गाँव में बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि शहरों में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ, कौस्तुभ, लेकिन क्या? लेकिन क्या? बोलो, बोलो फटाफट। कौस्तुभ, लेकिन क्या? चलो ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। सुरसतिया के दोनों बेटों की तरह गाँव के अनेकानेक युवक, अनेकानेक अनगिनत युवक, नौजवान काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं और गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन जमीनों में सोने जैसा गेहूं उगता था वे खाली पड़े हैं। उन खेतों में गिलहरियां अब ठंड के मौसम में धूप सेकती हैं, मतलब वो टहल रही हैं। वहां पर कोई फसल उगाने वाला, फसल काटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिनको काम करना था वो तो कमाने के लिए सूरत चले गए। ये यहाँ पर कवि ने एक गांव का दर्द बताया है। कोई डाउट? नो डाउट। नो। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं आते थे। ये अंतिम की कुछ पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं, लंगड़ा कर चलती है गया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। बड़ी बात कही कि जो शहरों में गाय हैं वो सड़कों पर चलती हैं और सड़कों पे चलने से गाय के जो खुर होते हैं, मतलब उनके जो पैर हैं, गाय के पैर हैं, ये देखिए मैं आपको खुर दिखा देता हूँ। ये है खुर, ठीक है। ये जो घोड़े की तरह होता है ना, पैर के नीचे प्लास्टिक जैसा आपको लगता है, तो वो सड़कों पर चलते चलते वो घिस जाता है, कट जाते हैं। सड़कों ने खा डाले खुर। जबकि देखो, गांव में कच्ची मिट्टी के सड़क होती है और उन पे गायें चलती हैं, धूल उड़ती है। टुकुर टुकुर मीनिंग, स्नेहा एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ रुको, ये दो लाइन पहले क्लियर करने दो, फिर मैं बताता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बट शायद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं हाँ, तो लंगड़ा कर चलती है गाय, मतलब शहरों में गायों की कोई इज्जत नहीं है, बड़ी तकलीफ है ना। शायद यहाँ पे जो सीन आप देख रहे हो वो मेरे ख्याल से कुर्ला स्टेशन का होएगा, कुर्ला बस डिपो के पास का। तो कहते हैं लंगड़ा कर चलती है गया, गए गाय लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हैं। क्यों? क्योंकि सड़कों पर चलते चलते उनके खुर कट गए हैं। और इस तरह से कवि कहते हैं कि दीदा फाड़े शहर देखता। दीदा फाड़े मतलब आंखें फाड़ फाड़ कर आश्चर्य से शहर देख रहा है आने वाली भीड़ को, और वहीं गांव देख रहा है टुकुर टुकुर, अर्थात उम्मीद भरी नजरों से। कुछ इस तरह से इसका मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लेना।
गांव का शहरीकरण हो गया है। आज गांव भी शहर की तरह एकदम वेल अप टू डेट बना दिए हैं। हम तो सब कुछ कॉपी करते हैं गांव में, कि शहर में यह आ गया तो गांव में भी आना चाहिए, है ना। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं, और अब वे लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है, आश्चर्य से देखता है, और गांव टकटकी लगाकर देखता है, उम्मीद भरी नजरों से देखता है कि जो गांव छोड़कर चले गए हैं वो कब आएंगे। शहरीकरण समझा नहीं मैं, ध्रुवी, ये वर्ड समझा नहीं मैं। शहरीकरण, ओके ओके ओके। शहरीकरण मतलब आज गांव में भी जो है, गांव को ऐसे अपग्रेड कर रहे हैं शहर की तरफ। तो गांव को शहर बनाने का जो तरीका है उसे शहरीकरण कहा जाता है। शहरीकरण मतलब शहर बनाना, गांव को शहर बनाना, ठीक है। इसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इसका, गांव का। अब समझा ध्रुवी? डन, समझा सबको? किसी को कोई डाउट? कम ऑन फास्ट, फटाफट पूछो। नो डाउट, ओके, ठीक है। तो फाइनली हमने ये पोयम को खत्म कर दिया, और अब हम चलते हैं मधुबन की तरफ, ठीक है। अब रियल में हम मधुबन स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है? ये घटना जो है यहाँ पे जो दिया गया है, ये, एक सेकेंड, इलाहाबाद की है, प्रयाग की है, ठीक है। तो मधुबन एक मकान का नाम है। अनुराग वर्मा जी ने यहाँ पे बताया कि सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास, निवास मतलब घर, मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से, तेजी से चला जा रहा था। मैं मतलब लेखक, कौन लेखक? अनुराग वर्मा। एक लेखक दूसरे महान लेखक के पास जा रहा है मिलने के लिए, और वो महान लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो मकान है वो प्रयाग में है, प्रयागराज में, और उनके मकान का नाम है मधुबन। और उसी तरफ पूरी रफ्तार से तेजी से चला जा रहा था। मीनिंग लिखते जाइए। रफ्तार मतलब चाल नहीं, तेजी से। रफ्तार मतलब स्पीड, वेग, तेज, तेजी से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। मतलब अपॉइंटमेंट 10 o'clock का था, मॉर्निंग। तो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब आगे, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों में, विभिन्न मतलब कई, उत्सव मतलब फेस्टिवल्स में, संगोष्ठियों में, संगोष्ठी मतलब जहां पर कई साहित्यकार एक साथ मिलते हैं, संगोष्ठी। मीनिंग लिख लो, उत्सव मतलब त्योहार, लिखो। शहरीकरण कोई शब्द, एक शब्द नहीं है जिसका पर्यायवाची लिखना है, ठीक है।
जब एक शब्द होता है ना तो उसका पर्यायवाची होता है अद्विका, ठीक है। शहरीकरण, ये दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है, तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। सम्मेलन, बता रहा हूं, एक एक का मीनिंग बता रहा हूं। देखो, उत्सव मतलब त्योहारों। हाँ वेट बाबा, बस तुम रुक जाओ, बता रहा हूं। संगोष्ठियों, किसी विशेष विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, जहां पर डिस्कशन होता है, कई बुद्धिजीवी मिलकर एक साथ डिस्कस करते हैं, उसे संगोष्ठी कहते हैं। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। और सम्मेलन का मतलब इतना कोई कठिन नहीं है दोस्तों। सम मतलब समान, मिलन मतलब मिलना, जहां पर एक जगह पर सब समान रूप से मिले उसे सम्मेलन कहते हैं। सभा, जिसको आप इंग्लिश में मीटिंग कहते हो। डन, लिखा। तो लेखक वर्मा जी कहते हैं, अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न मतलब कई उत्सवों में, संगोष्ठियों में, सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से, इतने नजदीक से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। ये पहला मौका था कि मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे महान साहित्यकार से बिल्कुल फेस टू फेस, आमने सामने मिलने वाला हूँ। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। विभिन्न मतलब अनेकों विचार, बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। ज्वार मतलब एकदम बाढ़ आ गई थी, उफान आ गया था, इतने सारे विचार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उनका, कैसा बिहेवियर होगा। उस साहित्य मनीषी, मनीषी मतलब विद्वान होता है, इंटेलिजेंट, नोट कर लो। साहित्य के विद्वान का कैसा स्वभाव होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसे उनका बातचीत होगा, कैसा उनका रहन सहन होगा, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आ रही थी, आदि एक्सेट्रा। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? मनीषी मतलब विद्वान है। अमृता, कोई डाउट? ठीक है, अब आगे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए, इन तमाम मतलब कई, अनेकों, तमाम मतलब सभी उठते और बैठते विचारों को, जो मन में विचार आ रहे थे, जा रहे थे, उन सभी विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस, काफी हिम्मत करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। थोड़ा नर्वस फील होता है, अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हो, वो आपका आइडल है या आप का बहुत फेवरेट है, तो उससे मिलने में थोड़ा सा नर्वस फील होता ही है ना? होता है कि नहीं? तो डरते डरते गए, दरवाजे की घंटी बजाई। हाँ, तो नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा, क्योंकि बाकी तो आवाज गले में अटकी हुई थी। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, मतलब हॉल में बिठाया, और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए और आते ही कहा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग, प्रसंग मतलब कुछ घटनाएं जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। मतलब एक
साक्षात्कार, साक्षात्कार, इंटरव्यू, कि एक लेखक का इंटरव्यू लेने के लिए गया है। क्यों लेने के लिए गया है? क्योंकि वो लेखक नया है जिसने इस पाठ को लिखा है, और वो लेखक बहुत महान है जिसने पूरे भारत में अपने नाम का झंडा लहराया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के महारथी कहे जाते हैं। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक, वन एक्ट प्ले लिखने के महारथी। दीपदान जैसा उनका जो महान रचना है एकांकी का, दीपदान, पन्नाधाय, ऐसे बहुत सारे उनके एकांकी हैं जिन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया पढ़ने के लिए। इतना अच्छा लिखा है उन्होंने। तो मैंने उनसे डरते हुए कहा कि मैं आपके जीवन के कुछ घटनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ, और कैसी घटनाएं जो आपके जीवन से संबंधित हो, रिलेटेड हो, और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो, सीख मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और इन्होंने पूछना शुरू किया। अब यहां पर जवाब सवाल का दौर चल रहा है। तो प्रश्न प्रश्न किसके द्वारा? अनुराग वर्मा के द्वारा। उत्तर किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो अनुराग वर्मा ने पूछा, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य रचना, कविता लिखने की प्रेरणा, क्योंकि इन्होंने लिखा है हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने धरती से किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, और ये 9th में है, हिंदी कॉम्पोजिट में ये पोएम है। ठीक है, तो आपको हो सकता है, जो हिंदी 50 वाले तो नहीं है, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, या आप भी देख सकते हैं। 9th के हिंदी 50 में पोएम है हे ग्राम देवता, जिसके कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो उन्होंने पूछा कि काव्य रचना की प्रेरणा, इंस्पिरेशन आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में, इस बारे में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें, कृपा करें, जिसने आपके जीवन के अंतरंग, अंतरंग मतलब इंटरनल पहलुओं, हिस्सों को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। मतलब कि आपके मन को, आपके विचार को, आपके हृदय को बदल दिया हो। कोई ऐसी घटना बताइए काव्य लिखने की। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था, अंधव्यवस्था समझते हैं? वो व्यवस्था जो आंख बंद करके जिस पर भरोसा कर लिया जाए, या सुपरस्टिशन कर सकते हैं, अंधविश्वास कर सकते हैं, किसी चीज पर आंख बंद करके भरोसा करना। तो अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह, विरोध। एक मिनट, हाँ, अंतरंग मतलब इंटरनल, घनिष्ठ नहीं होता अंतरंग, इंटरनल या आंतरिक। हिंदी में शब्द लिखो अंतरंग का आंतरिक। विद्रोह मतलब विरोध या उपद्रव, दोनों एक ही शब्द है। विरोध लिख लोगे तो आसान है। अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह, विरोध अपने आप ही उदित हुआ। उदित होना मतलब उगना या पैदा होना। मेरे मन में अपने आप ही समाज की अंधव्यवस्था के खिलाफ एक विरोध पैदा हुआ। तो क्या किया? सन 1921 में, 1921 में, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, मतलब 16 की दहलीज पर था, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग, सहयोग का अभाव, या जिसे आप इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं, असहयोग आंदोलन में पारिवारिक, पारिवारिक मतलब परिवार से संबंधित, एवं सामाजिक अर्थात समाज से संबंधित
व्यवधानों, रुकावटों, बाधा या रुकावटों से संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए मैंने भाग लिया। ठीक है, यहां तक समझा? सामाजिक व्यवधानों, सामाजिक रुकावटों से संघर्ष करते हुए मतलब लड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए क्या किया? करते हुए मैंने भाग लिया। किसमें भाग लिया? देश के असहयोग आंदोलन में, समाज और परिवार के विरोध के बाद भी भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी जा सकती थी। स्कूल छोड़ना है, छोड़ दो। क्यों? अंग्रेजों ने चालू किया है। ठीक है, तो सोची भी जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक छोटा सा स्टेशन है नरसिंहपुर में, मौलाना शौकत अली साहब आए और ये उस समय देश के अंदर एक क्रांति लाने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ एक बदलाव लाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए एक मुहिम चला रहे थे। कौन? ये भी एक क्रांतिकारी थे, मौलाना शौकत अली। तो ये साहब जी आए और बोले, गांधी जी ने कहा है। क्या कहा है? आगे गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम तालीम मतलब शिक्षा, अंग्रेजी की तालीम शिक्षा गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, एक तरीका है। अंग्रेजी आपको सिखाया जा रही है इसलिए नहीं आप बड़े महान बन जाओगे, इसलिए कि अंग्रेज और ज्यादा यहाँ राज कर सकें और रुकें और उनको अपनी भाषा में बोलने में समस्या न हो। तत्पश्चात उसके बाद आवाज तेज करते हुए कहने लगे। कौन? मौलाना शौकत अली जी साहब ने कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की बात कह दी कि माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन ये नहीं बताया कि मौलाना शौकत अली जी ने कहा था कि ये अंग्रेज जो इंग्लिश की तालीम दे रहे हैं, इसलिए ये अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और इसका सही तरीका यही है कि स्कूल छोड़ दो। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी अपने घर गए, अपनी माँ से मिले और प्यार से कहा, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्यार से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का, उनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, और डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की बात कही कि तुम्हारे पिताजी अंग्रेजों के मुलाजिम हैं, मुलाजिम मतलब नौकर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। सच्चाई के लिए और देश के लिए मैंने सबसे पहले विद्रोह किया। किससे विद्रोह किया? समाज से विद्रोह किया। और किससे विद्रोह किया? परिवार से विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर, राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा झंडा लेकर नगर में, शहर में प्रभात फेरी हुआ करती थी। पहले सुबह सुबह लोग तिरंगा झंडा लेकर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमते थे, लोगों को जागरूक करते थे और एक साथ सब मिलकर गाते हुए जाते थे,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गाते हुए जाते थे कि लोगों को एक मैसेज जाए कि हम जागरूक हैं। प्रभात मतलब सुबह के समय, फेरी मतलब घूमना। ठीक है, प्रभात फेरी। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण मतलब शुभारंभ था। यही एक शुरुआत थी कि मैंने अपने परिवार से, समाज से विरोध किया। मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, फिर भी उनसे विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया और मैंने पढ़ाई छोड़ी और मैं देश के आंदोलन में सक्रिय हुआ और मैंने उसी के ऊपर जीवन की सबसे पहली कविता भी लिखी। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे यहाँ से टिक मार्क कर लो। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर मुझे रिमाइंड करना ये प्रश्न, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप